चलो हेडिंग डालो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग है आज का पहला हेडिंग, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग एटम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एटम की। तो एटम में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, एटम है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। एटम्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपके पाए जाते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, दो चीज़ होते हैं आपके अंदर। और इसके बाहर के जो सेल्स होते हैं, सेल ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, इसके चारों तरफ कौन रिमूव करता है? रिवॉल्व करता है आपका इलेक्ट्रॉन, यही मूव करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपके पाए जाते हैं न्यूट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ के जो सेल हैं यानी ऑर्बिट है, उसमें कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से मेरा क्वेश्चन है कि इन तीनों में से सबसे निकलना किसका आसान है? इलेक्ट्रॉन का कि न्यूट्रॉन का कि प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे बाहरी सेल में है तो इस पर कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से इसमें से निकल सकता है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आसानी से नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसको न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियस का एक फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। तो वो न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींचता है। किसको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। और इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगा नहीं पाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? आसानी से बाहर निकल जाता है। समझ में आया? अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए वाई। इस फिगर को पहले बना लीजिए, तब बताते हैं आपको। फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बन गया? चलिए, तो क्वेश्चन लिखिए वाई। क्वेश्चन लिखिए वाई इलेक्ट्रॉन कैन easily transfer why electron can be easily transferred from matter। ब्रैकेट में एटम्स लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में एटम। चलिए देखिए यहाँ पे, तो लिखिए इस पे बिकॉज को, इसका आंसर लिखिए बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, because neutron and proton is highly bonded with nucleus। ब्रैकेट में लिख लीजिए न्यूक्लियर फोर्स, ब्रैकेट में न्यूक्लियर फोर्स। but electron is not bonded with nucleus या फिर न्यूक्लियर फोर्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए न्यूक्लियर फोर्स। इतना क्लियर है? अब आप देखिए, इसमें एक टर्म आता है फंडामेंटल। क्या टर्म आता है? फंडामेंटल।
कभी भी आपको ये जो फिजिक्स में फंडामेंटल नाम सुनने को मिले, क्या नाम देखने को मिले? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ ना हो, जिसके अंदर कुछ ना हो। जैसे हमने देखा कि एटम्स के अंदर आपके न्यूक्लियस था, एटम्स के अंदर क्या था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस, तो क्या एटम को आप फंडामेंटल बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। तो फंडामेंटल आप उसी टर्म को कहेंगे जिसके अंदर कुछ नहीं हो। तो देखा गया कि एटम्स के अंदर तो न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर क्या थे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यानी कि एटम्स आपका फंडामेंटल नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ है? इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं पाया जाता। उसको जितना बार तोड़ेंगे आपको क्या ही मिलेगा? इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा। लेकिन जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को अंदर देखा गया बाद में, तो इसके अंदर क्वार्क्स पाए गए। क्या पाए गए? क्वार्क्स। क्या पाया गया? क्वार्क्स। और क्वार्क्स आपके दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। कितनी तरह के? दो पार्टिकल्स। इसको मैं इसके जस्ट बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आज का हम लोग हेडिंग क्या पढ़े थे? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फंडामेंटल आपका सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं पाया जाता है। समझ में आई बात? तो जिसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। तो आपका फंडामेंटल कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर भी कुछ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। तो इसको अभी डिस्कस करेंगे। दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। अभी जरा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। हो गया क्लियर ये? चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाली इसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। पहली प्रॉपर्टीज है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या इसको ना, तो पहली हेडिंग डालिए आप, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है। क्या है? ये बॉडी है। इसको बॉडी नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और एक बॉडी हमारी यहाँ पे है, इस बॉडी को हम लोग बॉडी नंबर 2 मान लेते हैं। मान लेते हैं इस बॉडी के पास एक्सेस चार्ज है। क्या है? एक्सेस चार्ज। एक्सेस का मतलब होता है अधिक। क्या होता है? अधिक। या फिर इसको बोलते हैं ज़्यादा। क्या बोल सकते हैं? ज़्यादा। मतलब कि मान लेते हैं कि बॉडी 1 के पास बहुत सारे चार्ज हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज हैं, ठीक। अब बात समझिए कि कोई भी बॉडी होती है, मतलब हमारे पास जो भी बॉडी है, जितने भी बॉडी हैं, सारे बॉडी के पास चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। तो जितना आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही आपके नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि इस बॉडी पे चार्ज क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। तो न्यूट्रल चार्ज का मतलब होता है कि इस पे जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी पे चार्ज नहीं होता है। बॉडी पे चार्ज होता है लेकिन नेट चार्ज नहीं होता है। बात समझ आई? मतलब बॉडी पे जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, बशर्ते ये बात है कि उस पर नेट चार्ज 0 होता है। उस बॉडी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। आई बात समझ में? अच्छा, तो इस बॉडी पे मान लेते हैं कि इस पे चार्ज बहुत सारे अमाउंट में है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इस बॉडी से इस बॉडी के तरफ किसको ट्रांसफ़र करते हैं? इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो आपके निकलेंगे नहीं। अभी कुछ पहले बताया मैं आपको कि किसी भी बॉडी से आसानी से कौन निकल सकता है? इलेक्ट्रॉन। कौन निकल सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया? इस बॉडी के पास गया, इसी बॉडी के पास गया होगा। अच्छा, अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। आप पढ़े होंगे कंडक्टर और एक आप लोग पढ़े होंगे इंसुलेटर। पढ़े हैं?
कंडक्टर इंसुलेटर पढ़े हैं? तो कंडक्टर में क्या होता है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ईजी होता है। ये कंडक्टर ऐसी बॉडी है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है, लेकिन इंसुलेटर से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता है। ये बॉडी एक कैपेबल ही नहीं है कि हमारे तरफ से अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, फ्लो कर सके। लेकिन कंडक्टर ऐसी बॉडी है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है। तो कुछ मटेरियल्स ऐसी होती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करता है, और कुछ मटेरियल ऐसी हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। तो जिस मटेरियल से आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर लो उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर, और जिससे आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से ना फ्लो कर लो उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, फिगर बना लीजिए, इतना नोट करिए, आगे बताते हैं आपको। समझ में आ रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी नहीं है इसमें, या अच्छा। अभी बताते हैं आपको कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है। यहाँ से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप इस कंसेप्ट को ज़रा बढ़िया से समझिए। आपको क्वेश्चन घुमा के ही पूछा जा सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछने के पॉसिबिलिटीज हैं वैसे वैसे हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कॉपी में। देखिए जैसे ही हमारे पास बॉडी नंबर 1 है, कंसेप्ट समझिएगा केवल, आपको पूरे एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा बॉडी नंबर 2 है, ठीक है, ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है। इस बॉडी से आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर होके इस बॉडी से इस बॉडी में गया। तो इस पे मैंने बताया कि जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 पॉजिटिव 5 क्या थे, नेगेटिव, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल के दूसरी बॉडी में चला गया। तो क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई, इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गया। तो पहला कंसेप्ट आपको क्या समझ में आया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया पहला कंसेप्ट, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी। मतलब इस बॉडी के अंदर पहला कंसेप्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, क्योंकि जितने पॉजिटिव प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, मतलब जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। तो इस बॉडी से निगेटिव निकल के दूसरी बॉडी में गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में गया, इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे हो गया एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। क्या हो गया बाबू, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई कि नहीं हो गई। अब तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कि इस बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो गए। इतना क्लियर है। अब मज़ेदार बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में गया होगा तो अपने साथ अपना क्या लेकर गया होगा, मास लेकर गया होगा कि नहीं गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया होगा तो अपने साथ पहली चीज़ क्या लेकर गया होगा, मास। क्या ले गया होगा, मास।
तो अगर मान लें कि उसके पास स्टार्टिंग में मास क्या था, m था, पूरा मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, m था, उसमें से मान लेते हैं थोड़ा सा मास कितना कम हुआ है, डेल्टा m, थोड़ा सा मास है, क्या है, थोड़ा सा मास, इतना मास क्या हो गया बॉडी से अंदर कम हो गया, तो क्या ये बॉडी के अंदर नया मास होगा कि नहीं, इसको मान लेते हैं क्या, m डैश। इतना एक्चुअल मास था और इतना मास क्या हो गया उसके अंदर कम हो गया, तो जितना कम हुआ ये टोटल क्या हो गया, नया मास हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या समझ में आया कि जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है उस बॉडी के अंदर मास भी कम होगा कि नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, कहेगा कि एक बॉडी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बताइए उसका मास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स अनचेंज होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। आपका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर जिस बॉडी के पास प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई उस कंडीशन में भी मास आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आया समझ में? अच्छा, अब एक और बात सुनिए यहाँ पे। अब इस बॉडी पे मान लेते हैं चार्ज कितना है, Q है, कितना मान लेते हैं चार्ज, Q है। तो अगर इस बॉडी से मान लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मतलब डैश डैश ऐसे करते करते आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ Q = NE और n है आपका नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए तो 2 क्या थे आपके, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन, यही नहीं नंबर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। 3 है तो क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो क्या हो सकते हैं, Q = NE के फॉर्म में। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस NE, क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि बॉडी पे अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बॉडी जब पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे लिख सकते हैं बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो आपसे कोई पूछे कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे, तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से प्रोटॉन अधिक होगा, तो बॉडी कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिवली। नोट कर लीजिए इसको, समझ आ रहा है बात। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके मास MCQ के बेस पे कि इलेक्ट्रॉन की कमी, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, तो मास आपका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसको आगे पढ़ेंगे। गया। यहाँ देखिए, इसको, इस बॉडी की कंडीशन देखते हैं। तो इस बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी के पास जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस बॉडी पे क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन। क्या जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें मास की तो m डैश जो है आपका इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा जी,
इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी हम मास यहाँ आ गया। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेकर आएगा? मास। तो इस बॉडी का मास क्या कर देगा? इंक्रीज। तो यहाँ पे हो जाएगा m डैश प्लस डेल्टा m, और बॉडी आपकी कैसी चार्ज हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज। क्या हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि इस पे सबसे अधिक कौन है? इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तो जिसकी संख्या अधिक होगी वही उसका चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अधिक था तो बॉडी पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिवली, और बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका बॉडी बिकम्स, नोट करते जाइए इसको, बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज। नोट कर लीजिए। दोनों बॉडी न्यूट्रल है, जब एक दूसरे न्यूट्रल रहेंगे तो क्या करेंगे? रब किया जाएगा। जैसे अभी ये दो हैं, इसको जब रब किया जाएगा, हैंड को, जैसे हाथ है जैसे रब करो तो हीट प्रोड्यूस होता है, तभी दोनों तो न्यूट्रल थे, अब एक दूसरे को रब करने के दौरान क्या हो गया? यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होने लगा ना। तो एक पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होगी, एक पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। हो गया? अब देखिए जरा मैं इस n की बात करता हूँ, कहाँ गया? हाँ n। ये जो आपका Q इजिकल टू मैंने लिखा है NE, क्या लिखा था? NE। ये तो आपका हो गया क्लियर। अगर मैं बात करूँ इस डेल्टा m की, किसकी बात करूँ? डेल्टा m की। यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा m को, देखते हैं जरा इसको कंसेप्चुअल देखते हैं डेल्टा m है क्या, जिसमें मास में चेंज हुआ होगा। डेल्टा m क्या मैंने बताया कि जितना इलेक्ट्रॉन गया है उसी का मास लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जब गया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, उतने ही का चेंज हुआ होगा। डेल्टा m क्या है आपका? जितना मास उस बॉडी में गया वही मास था। तो क्या मैं इस डेल्टा m को लिख सकता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n, और n क्या है आपका? नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे तो अगर दो में इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या वो दो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा? अगर इस बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो क्या तीनों इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात झलकी। तो ये है आपका एक्चुअल में डेल्टा m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में n आपका 3 गए होंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दे तो तीनों इलेक्ट्रॉन के मास हो जाएंगे। 4 गए होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन का मास, 5 गए होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन का मास। आई बात समझ में? इसको लिख लीजिए कॉपी में नीचे, डेल्टा m यही है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू n। हो गया? क्लियर है? नीचे को नोट पॉइंट में लिखिए, नोट पॉइंट, NOT, नोट पॉइंट में लिखिए, when body is charged, when body is charged by rubbing, when body is charged by rubbing, its weight may increase or decrease,
OR डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं, जैसे ये दो बॉडी थी, इसको आपस में रब करेंगे तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो अगर मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपको पढ़ाएंगे हम इसके आगे, कैसे कैसे चार्ज के तरीके के मेथड हैं। तो अगर मान लीजिए हम रब करते हैं किसी दो बॉडी को और वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, तो चार्ज होने के दौरान हो सकता है कि उसका मास कम हो, उसका मास क्या हो, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हो सकता है कि एक बॉडी का एक बॉडी का मास कम हो और दूसरी बॉडी का मास क्या हो। देखिए यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि जब दो बॉडी को आपस में रब किए हम लोग, तो रब करने के दौरान हो सकता है कि उसका मास घट भी सकता है और उसका मास बढ़ भी सकता है। तो आपसे एग्जामिनर ये सवाल कर सकता है कि अगर दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो जब बॉडी चार्ज होगी तो बॉडी का मास मे बी इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज या नॉन ऑफ दिस, तो मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, ये से ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आप कंसेप्ट समझते चलिए और एमसीक्यू जितने आपको मतलब जिस लेवल से पूछ सकता है वैसे हम आपको बताते चलेंगे। तो मैंने पहला क्या बताया कि अगर दो बॉडी को आप रब करते हैं और एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक, तो उस बॉडी का मास कम होगा कि घटेगा, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अधिक। इसमें खेल कौन खेल रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। कौन खेल रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो अपने न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बॉडी के साथ क्या हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा मुकदमा कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। पूरी सबसे खेल यही खेलेगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो अब सब पकड़िएगा इलेक्ट्रॉन को, जब एग्जाम दीजिएगा अगर एमसीक्यू आए से, तो इलेक्ट्रॉन को देखिए कि एक्सेस है कि क्या है, डिफिशियंसी है। अगर इसकी डिफिशियंसी है मतलब यहाँ मास कम हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया, अधिक। प्रोटॉन को मत देखिएगा कि प्रोटॉन अधिक है कि कम, लेकिन एग्जामिनर तो आपको भुलवाएगा, आपको एक्सेस ऑफ प्रोटॉन दे देगा, तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, बस हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। दूसरी हेडिंग डालिए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये पहली प्रॉपर्टी थी चार्ज इज ट्रांसफरेबल, अब दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर, वेक्टर कैसे होगा, डायरेक्शन थोड़ी चार्ज बताता है, चार्ज डायरेक्शन नहीं बताता है, ओनली आपको मैग्नीट्यूड बताता है। तो जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, स्केलर। तो चार्ज जो है आपका कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी। एक लड़का ऐसे ही थोड़ा पढ़ते तो क्या बताया, जैसे बोतल है, ठीक है, तो उसके जैसे ढक्कन है, उसको खोल रहे थे हम लोग, तो उससे पूछा गया कि जो ढक्कन खुल रहा है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कोई बोतल है, उसके ढक्कन को हम खोल रहे हैं, तो स्केलर है कि वेक्टर है, एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन उसका, तो कौन सी स्केलर है कि वेक्टर है, ये क्वांटिटी है ही नहीं। क्वांटिटी क्या है, बोतल की कौन सी क्वांटिटी, बोतल कहाँ क्वांटिटी है, कोई वाटर क्वांटिटी, वाटर एक एमएल क्वांटिटी है उसकी, मास क्वांटिटी हो सकता है, फोर्स क्वांटिटी हो सकता है, ये बोतल का खुलना कौन सी क्वांटिटी है। तो ये न तो स्केलर है, न तो ये वेक्टर है, ये सिर्फ आपको भुलवाने का खेल था।
समझे? चलो छोड़ो उसको। या जैसे मान लो बात करते हैं किसकी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की, तो चार्ज को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, तो स्केलर को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, क्या है, कोई भी बॉडी है, इस पे मान लेते हैं -3 कूलम्ब +6 कूलम्ब और +2 कूलम्ब क्या है, चार्ज है। 3 कूलम्ब -3 कूलम्ब का चार्ज है, +6 कूलम्ब का चार्ज है और +2 कूलम्ब का चार्ज है। तो आपसे कोई पूछे कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है, तो क्या आप इसका डायरेक्शन बताएंगे? सिंपली इसको क्या कर देंगे, नेट चार्ज जो है, या इसी को बोलेंगे टोटल चार्ज, वो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3। लिख सकते हैं इसे। Q1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको ले लेते हैं -3 कूलम्ब +6 कूलम्ब और +2 कूलम्ब, लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं ये Q1 है, ये है हमारा Q2 और ये है हमारा Q3। हो गया? तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा आपका 6 और 3 कितना हो जाएगा, 5 कूलम्ब हो जाएगा जी। हाँ, 6 और 3 -3 और 3 + 2 5 हो गया, 3 2 5 कूलम्ब। तो यहाँ से समझ में आपको क्या आ रहा है कि चार्ज की प्रॉपर्टी जो है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये हमें बताता है कि चार्ज को आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो क्या ये आपका जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, क्या ये अलजेब्रिक रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसे अलजेब्रा आप पढ़ते थे 6, 7, 8 में, 2x + 3x = 4x, ऐड करने के बाद मिलता था 7x या फिर 8x मिलता था इसे। तो इसी तरीके से आप 3 कूलम्ब 6 कूलम्ब 2 कूलम्ब ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये आप सो क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो इसको पहले बना लीजिए और यहाँ पर नोट पॉइंट में कुछ लिखिएगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में फिगर बना लीजिए। गया? सो नोट पॉइंट पे लिखिए, द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, द एडिटिविटी ऑफ चार्ज फॉलो द एडिटिविटी ऑफ चार्ज फॉलो द अलजेब्रिक रूल, फॉलो द अलजेब्रिक रूल। नोट्स बढ़िया से बना के रखो, ठीक ना? नोट्स ही आपको काम देगा एग्जाम के दौरान, समझ में बात को। तो नोट्स जो है इधर उधर कॉपी में मत लिखो, एक फेयर आप अपना अच्छा सा बनाइए और उस पर जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सब नोट करते हुए चलिए और रिवीजन भी करते चलिए, क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा और सिलेबस इतना छोटा सा नहीं है कि अब 2 चैप्टर पढ़े ख़त्म हो जाएगा। सिलेबस बहुत लेंदी है 12th का, घबराइए मत, उसका भी मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए लिखिए, हो गया ये पूरा। आगे हेडिंग डालिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर के पूछ सकता है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। हेडिंग क्या डालें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है आपकी टॉपिक एग्जाम के लिए, 1-2 नंबर मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी मान लेते हैं, इस बॉडी पे मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है या फिर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या इस बॉडी पे, इसी बॉडी को बनाते हैं, क्या इस बॉडी पे -1/2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर +2/3, 2/4 इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, क्या लिखा, इक्वेशन समझिएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज Q है, क्या है, चार्ज Q है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी, कोई एक विशेष बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, Q मान लेते हैं, क्या है, Q है। तो Q है तो उस बॉडी पे हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो, डॉट 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 कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ Q = NE, Q = क्या लिख सकते हैं, NE, और N आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा। आया बात समझ में? तो अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और उसी बॉडी पे किसी दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी हो गई, पर्टिकुलर बॉडी को ही, उसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की कमी हुई तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, पॉजिटिव होगा, और अधिक हुआ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव। तो N जो है आपका क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, मतलब ये आपके ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आपके इंटीजर के फॉर्म में हो सकते हैं, न कि आपके फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब ये आपके केवल इंटीजर्स होंगे, 1, 2, 3, -1, -2, यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है। पूछिए क्यों? हो सकता है कि वो बॉडी न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये बात समझ रहे हैं? अगर हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो ये चीज़ पॉसिबल है, -2 भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन बट -1/2, -3/2, 6.4 या +2/4 ये सारे पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? मतलब कि आपका डेसिमल और फ्रैक्शन आपके पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा, चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी इज ऑलवेज, जस्ट ये ऑलवेज ट्रू है, हमेशा ये होगा इंटीग्रल मल्टीपल, क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ही फंडामेंटल कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं होता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि द चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो लिखिए, ये बना लीजिए पहले, इतना लिख लीजिए, तब लिखवा रहे हैं।
हो गया। अब जरा यहाँ समझिए, हो गया ना। अब देखिए, ये जो आपका n है, क्या है n, ये चार्ज तब पॉसिबल होगा, ये चार्ज तभी बॉडी पे पॉसिबल होगा जब n आपकी क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे कुछ चार्ज की वैल्यू देके, 4 मान ली कोई दे दिया 4 ऑप्शन में, और कहेगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू है चार्ज की जो पॉसिबल हो सकती है, क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखिए। तो देखिए, गिवन बिलो द फॉलोइंग चार्जेस, गिवन बिलो द फॉलोइंग चार्जेस which are possible, following charges which are possible and which are not possible, and which are not possible। पहला लिखिए, इसमें 6.4 Q की वैल्यू दिया है पहला पार्ट में, Q इजिकल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हो गया। दूसरा दिया है आपका Q की वैल्यू 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और C दिया है आपको तीसरा पार्ट, Q इजिकल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे देखिए, फिर उसको करिएगा। ये जो E है आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, ये फंडामेंटल यूनिट होता है। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? जिसके अंदर कुछ नहीं हो। तो फंडामेंटल यूनिट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यो से माइनस लिख देते हैं, क्या लगा देते हैं? माइनस। तो आप सिर्फ क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड इसका लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सॉल्व करिए इसको जरा। तो क्या ये चार्ज, इसमें से कौन कौन से चार्ज हैं जो पॉसिबल हैं आपके? n इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इसका वैल्यू सिर्फ रखना है। क्या रखना है? वैल्यू। ये तो निगेटिव बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो वैल्यू ये रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रखिए वैल्यू इसमें, और देखिए n की वैल्यू क्या इंटीजर आ रहा है। तो जिसकी वैल्यू में n इंटीजर है वही आपका पॉसिबल चार्ज है। इसको नोट कर लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फंडामेंटल यूनिट है, इसको नोट कर लीजिए। पहले वाला 6.4 इंटू 10, वहाँ पहला n की वैल्यू कितना आ रहा है? 4। हाँ, तो n की वैल्यू पॉसिबल है। ये वाला पॉसिबल है क्योंकि n किस में आ रहा है आपका? इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है? इंटीजर। दूसरा चेक करिए, दूसरा भी शायद हो सकता है, चेक करिए एक बार। तो नहीं है, दूसरा है। n की वैल्यू कितना आ रहा होगा? शायद 5। n कितना आ रहा है? 5। अरे 8/1.6 तो कट के कितना हो जाएगा? 80/16 तो 5 हो जाएगा n की वैल्यू। तीसरा देखो, तीसरा नहीं होगा पॉसिबल। हो रहा है 20/16 नहीं होगा। 1 पॉइंट कुछ कितना आ रहा है? देखिए कभी दूसरा सॉल्व करो। ये तीसरा पार्ट 2.0 इंटू 10⁻⁻19 और n, और ये इधर आ जाएगा। तो ये केवल कितना दिया है? 1.6 इंटू, ये तो कट ही जाएगा। तो ये 2/1.6 तो 20 अपन कितना हो जाएगा? 16। कितना आ रहा है? 1.6 कितना? हाँ, कितना रहा जी?
करो 1.2। तो ये n की वैल्यू आपका 1.2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि n अगर आपका इंटीजर है, यदि 1 2 3 -1 ऐसे आए तब जाके आपका, क्यों कैलकुलेशन दिक्कत है, ठीक है ना ये। अच्छा, तो अगर n की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो जाके आपका ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है। लेकिन इसमें देखिए n की वैल्यू कितना आ रहा था 4, इसमें आ रहा था 5 और इसमें आ रहा है 1.25। तो n की वैल्यू ये तो पॉसिबल हो सकती है, तो ये चार्ज भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल है। n की वैल्यू 5 है तो ये भी आपका पॉसिबल है, लेकिन n की वैल्यू हमें डेसिमल में नहीं आना चाहिए। किस में आना चाहिए, इंटीजर के केस में। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको, हो गया ना। तो इस तरीके से जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। और ये आपके एग्जाम में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ऐसे ही क्वेश्चन दे सकता है, ठीक ना, कि इसमें से कौन सा केस है जो पॉसिबल हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको n को ढूंढना है कि n अगर इंटीजर है तो वाला ऐसे ही चार्ज दे देगा। 4 मान 2 तो सही हो गया, 2 क्या हो गया। अब हो सकता है इसको भी हटा दे, इसकी भी कुछ ऐसी वैल्यू कर दे कि ये भी डेसिमल में आने लगे। 4 ऑप्शन दे और 3 ऐसे आपको दे कि जिसके n की वैल्यू किस में आ रहा हो, डेसिमल में, और एक ऐसा केस दे दे आपको जिसकी वैल्यू क्या आ रही हो, इंटीजर आ रही हो। तो आप वहाँ केस में क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे किसकी वैल्यू n आपकी इंटीग्रल फॉर्म में है, ठीक है। तो आज की क्लास में ओवर करते हैं, कल से फिर कंटिन्यू किया जाएगा।